तो हम एनर्जीज ऑफ एसएचएम निपटा चुके हैं, राइट है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, टोटल एनर्जी निकाल ली, उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, देखो राइट है। आज एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, एवरेज। देखो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी लगातार बदल रही है, एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे आके जीरो है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी लगातार बदल रही है, मीन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पे जाके जीरो है। तो जो वैल्यू लगातार बदलेगी, क्या आप उसका एवरेज नहीं निकालेंगे? निकालेंगे ना, कि ऑन एन एवरेज इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, या फिर ऑन एन एवरेज इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अगर मैं आपको बिना डेरिवेशन किए ये बोलूं कि गेस करो, अंदाजा लगाओ कितनी होगी एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो लगा देंगे आप? गेस करो। अब इसमें ये तो है नहीं कि ऐसे मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और तुक्का लगा दो, लॉजिक लगा के लगाना है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो पीक वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, वही उसकी एवरेज भी है, चलेगा? गलत है। काइनेटिक की जो पीक है वो उसका एवरेज है, ये चलेगा? ये भी नहीं चलेगा। पोटेंशियल की जो पीक वैल्यू है उसका हाफ उसका एवरेज है, ये चलेगा? इसमें आप एग्री कर रहे हैं थोड़ा सा, है? तो ये आपके दिल से आवाज आ रही है। कई बार क्या होता है कि दिल की आवाज और फिजिक्स की आवाज मैच कर जाती है, कई बार नहीं भी करती। नहीं करती तो पैराडॉक्स बन जाता है वो, जैसे पढ़ा हमने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। दिल की आवाज कह रही थी कि कंटेनर के डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होगा, पर फिजिक्स की आवाज मैच नहीं हुई वहां पर, तो पैराडॉक्स बन गया। अब यहाँ ऐसा होगा या नहीं होगा, देखते हैं। तो टॉपिक डाल दो, एवरेज एनर्जी इन एसएचएम। एवरेज एनर्जी इन एसएचएम, एवरेज एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, और हम निकालने जा रहे हैं एवरेज विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हमें पता है, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या पता है हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? बताओ। 1/2k, हाँ वाई स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा था, फर्क तो पड़ता नहीं इतना कुछ, है ना। अच्छा, k हमारा m ओमेगा स्क्वायर होता है ना, m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलो। और हमें ये भी पता है कि y की वैल्यू क्या है। y क्या है यहाँ पे? y है आपका a, सही है? पुट कर दो। पहली बात तो पुट कर क्यों रहे हैं, एवरेज निकालना है ना भाई। अब एवरेज निकालने के लिए इस रिजल्ट को हम टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सही बात है। फिर अलग अलग टाइम पे इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है उसका एवरेज निकालेंगे, समझ रहे हो? अभी आएगा समझ। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई आपकी? 1/2m ओमेगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। 1/2 कांस्टेंट है, राइट। मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी जिसके साथ वो सर्कुलर मोशन में होगा, जिसका प्रोजेक्शन आप ऑसिलेशन को कंसीडर कर रहे हैं, कांस्टेंट है। दिस इज एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, कांस्टेंट है। अगेन ओमेगा कांस्टेंट है। वेरिएबल है तो कौन? टाइम। अलग अलग टी पर ओमेगा टी फेज है, एंगल है, अलग अलग टी की वजह से एंगल अलग अलग बनेगा, राइट है। और डिफरेंट एंगल पे साइन डिफरेंट वैल्यू देगा, और वो डिफरेंट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी को अलग कर देगी, राइट। अब अगर मुझे एवरेज निकालना है, मान लो मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, एक वैल्यू x1 है, एक x2 है, एक x3 है, एक x4 है, इस तरह से n वैल्यूज हैं। आपको कहे कि इसका एवरेज निकालो तो आप इसका मीन निकाल देते हैं, है ना।
आप क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं कि x1 में मैं x2 ऐड करूंगा, x3 ऐड करूंगा, सबको ऐड करेंगे और जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उन्हीं से डिवाइड कर देंगे। मीन ऐसे निकलता है, राइट है। अब यहां पर भी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में वैल्यू बहुत सारे फंक्शंस में टूट रही है। जैसे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप लोगों को याद दिलाऊं तो वो ऐसा था, एक्सट्रीम्स पर, एम्पलीट्यूड्स पर मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम, और जहां पोजीशन 0 है, मीन पोजीशन, वहां मिनिमम, राइट है। आप देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही, फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी साइकिल का एवरेज निकालने के लिए मान लो मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट लिया, टुकड़ा लिया dt, और देख रहा हूं मैं कि इस वैल्यू पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, समझ रहे हो। उसके बाद इसकी अगली वैल्यू है एक और, उस पे कितनी है, इसकी अगली वैल्यू है एक और, उस पे कितनी है, उस पे कितनी है, उस पे कितनी है, इन सबको उठा के ऐड कर दूंगा, पूरी एक साइकिल के लिए ऐड कर दूंगा, समझ रहे बात को। और बाद में जितनी वैल्यूज ली हैं मैंने उसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे जो वेरिएशन है उसका एवरेज पता लग जाएगा। समझ रहे हो ना, क्या कर रहे हैं, जितनी बार वेरिएशन आ रहा है सारे वेरिएशन को ऐड कर रहे हो और उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएशन से डिवाइड कर रहे हो, चलेगा एवरेज निकालना इस तरीके से, बहुत अच्छे। तो अब पॉइंट ये है कि वो डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए क्या करें। मैं एक काम कर रहा हूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करके टाइम से डिवाइड कर दूं तो कुछ गलत है, नहीं सही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, इस पूरी वैल्यू को dt से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दिस dt इज डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ टाइम, टाइम का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब पूरे ऑसिलेशन के अंदर एक छोटे से टाइम पीरियड पे देख रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। पर आप किसी भी इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में अपने मन से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वरना वो इक्वेशन अलग हो जाएगी। और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही बात है। तो मैं डिवाइड भी कर दे रहा हूं उसी वैल्यू से। अब आप बोलोगे कि जिससे आपने मल्टीप्लाई किया आप उससे डिवाइड नहीं कर रहे, आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो। तो मैं अब एक काम और कर देता हूं, इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूं और लिमिट ले लेता हूं 0 से t। क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड नहीं किया? क्या dt का इंटीग्रेशन t नहीं होगा? क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगर मैं करूंगा तो मुझे t नहीं मिलेगा, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। तो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड हो रहा है। मतलब इसमें कोई खास वेरिएशन नहीं है, ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो ऊपर लिखी हुई थी, सही बात है। बस मैथमेटिक्स का यूज करके मैंने इसका थोड़ा सा रूप बदल दिया, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रूप इसका एवरेज बता रहा है। अब बोलोगे एवरेज कहां से बता रहा है? ये पोटेंशियल एनर्जी है फॉर दिस टाइम पीरियड, छोटा सा टाइम पीरियड, राइट है। और मैं इन सारे टाइम पीरियड को ऐड कर रहा हूं, इंटीग्रेशन का मतलब है सारे टुकड़ों को जोड़ते जा रहे हैं। आप कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं? तो 0 से लेकर t तक जोड़ रहे हैं, मतलब कि t टाइम्स जोड़ रहे हैं और उसके बाद t से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या ये एवरेज नहीं है? क्या ये एवरेज है? और अगर ये एवरेज है तो अब मैं इसको लिख दूंगा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। ऐसे ही दिखाते थे ना मीन को। अरे मीन मीडियन मोड पढ़े नहीं है क्या आप लोगों ने यार? माध्यम माध्यक माध्यिका ये नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं। तो मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज दे देगा, सही है। अब इसमें से जो जो पार्ट कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, कर दें इसको इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन अभी आपसे होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा वो भी बताऊंगा मैं। देखो तो 2 बाहर, बोलो m ओमेगा a सब बाहर, तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन में 2t। इंटीग्रेशन किसका बचा? इंटीग्रेशन बचा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब आप बोलोगे क्यों? साइन का डिफरेंशिएशन तो हमें आता है, इंटीग्रेशन सॉरी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, बोल दोगे आप। पर ये साइन ही तो नहीं है, ये साइन स्क्वायर है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर है, राइट है। अब स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता, पर हमें लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आता है, सही है। तो इसको क्या करेंगे हम? लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे।
क्या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें साइन का स्क्वायर किसी लीनियर फंक्शन से रिलेट करता हो, चाहे वो कॉस से करे या किसी से भी करे, तो है कॉस से, राइट है ना। और उसका फॉर्मूला याद करो, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी इंटीग्रेशन करी हमने पहले, बहुत अच्छे। यहां पर दिख रहा है स्क्वायर और ये दिख रहा है लीनियर, राइट है। इसको इधर ले जाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। सही है। अब इस मैथमेटिक्स का यूज करके मैं इसे लिख दे रहा हूं, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 2t इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। समझ में आया? अरे भाई थीटा यहां पर ओमेगा t है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा t है तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 होगा। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है ना, तो ऐसे बोलते रहा करो। अब m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 2t सेपरेट कर देते हैं इस इंटीग्रेशन को, राइट है। सेपरेट करने से पहले मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। चलेगा? चलेगा ना? ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 2t सेपरेट करो, इंटीग्रेशन t 0, ये हो गया dt ओवर 2 माइनस इंटीग्रेशन 0t cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt। ठीक है, सेपरेट कर दिया। m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 2t, इसको इंटीग्रेट करोगे क्या मिलेगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, राइट है। 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन किया t मिला, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। चलेगा? ये एक कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन हो या साइन फंक्शन हो, कंप्लीट साइकिल के लिए उसका इंटीग्रेशन रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अभी 0 देख लेते हैं, आप बोलेंगे आपको करके भी दिखा देंगे, ठीक है, अलग से करके दिखा दूंगा। तो ये सीधा 0 लिख रहा हूं मैं। कॉस फंक्शन हो टाइम डिपेंडेंट, जिसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में ही हो रहा हो और कंप्लीट साइकिल के लिए कर रहे हूं, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा उसका, 0 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 4t इंटू टी। चलेगा ना? इस t से ये t कैंसिल, तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज क्या मिलता है, 1/4। अगर मैं 1/2 यहाँ से सेपरेट कर लूँ तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब k a स्क्वायर अपॉन 2, k स्क्वायर अपॉन 2 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट है। क्या किया अभी, रिपीट कर जो भी किया है। हाँ रहने दो। हाँ वन बाई टू पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वही पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज है। ठीक है, आपको ये करके दिखाएं 0 कैसे हुआ है? बहुत अच्छे, सब जानना है ना, जानना भी चाहिए। तो इंटीग्रेशन है 1/2 बाहर निकाल रहा हूं, कॉस ओमेगा टी डी टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर t तक। 1/2 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी, पर ये ओमेगा भी ये डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा, राइट है। अपर लिमिट
लोअर लिमिट। अब 1 बाई ओमेगा को भी बाहर निकाल दो तो हो जाएगा 1/2 ओमेगा अपर लिमिट साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा 0 0 ही हो गया, राइट है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, सही है। और साइन ओमेगा टी क्या, मैं ओमेगा को 2π/t लिख दूं, टी से टी साइन n पाई पे 0 देता है, 0 पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0, 3π, 4π, 5π सब पे 0, तो 2π पे भी 0, 0 माइनस 0 0, इनटू में कुछ भी हो अपना नाम लिख दो इनटू में, रिजल्ट 0 ही मिलना है आपको। सही बात है, अद्भुत है, फटाफट से लिख लो। एक और एसएचएम है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, लिखो एंगुलर एसएचएम। ये ऐसा ही है जैसे इस कन्या के बाल पकड़ के अगर हम ऐसे उठा लें और फिर इसको यूं घुमाएं, ऐसे सुन ले बस, और छोड़ दें तो जितना वो यूं घूमी होगी फिर वो घूम के यूं जाए, पर क्या रिलैक्स पोजीशन पे रुक पाएगी, फिर वो घूम के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, राइट है ना। और फिर ये जो घूर्णन है ये लगातार चलता रहेगा, ऐसे नाच के जाएगी, फिर ऐसे नाच के आएगी, फिर ऐसे नाचेगी, ऐसा होगा ना। दिखाएं क्या प्रैक्टिकली, तो देखो हम क्या करते हैं, एक फिक्स सपोर्ट के साथ, देखो वापस आना भूल जाते हैं आप, मैं कई बार यही बताता हूं, वापस वापस आ जाओ ले जाना मजबूरी है, आओ। तो ये एक सस्पेंशन वायर है और इससे मैंने एक डिस्क लटका दी, बढ़िया से डिस्क लटका दी है ये, सुंदर सी, ठीक है। और इसको इसके सेंटर से बांध रखा है। अब पता है आपको क्या करने वाले हैं हम इस पे लगाएंगे फोर्स, सही बात है, गलत बात है, हम इस पे लगाएंगे टॉर्क, हम इस पे ऐसे टॉर्क लगाएंगे तो इस पे लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, सही बात है, गलत बात है, इस पे लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क, राइट है ना, वापस आने की कोशिश करेगा ये। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो होगा -c थीटा के बराबर। पहली बात, हम जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हम F = -kx से समझते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि जो अपना नॉर्मल फोर्स है वो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क से रिप्लेस हो गया, वहां पर डिस्प्लेसमेंट लीनियर होती थी, यहाँ एंगुलर हो रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस हो गया। वहां पर एक कांस्टेंट आता था, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आया है, वहां माइनस इसलिए आता था कि x के f हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, यहां पर भी माइनस उसी वजह से आया है। इस c को यहां पर टोरोजन कांस्टेंट बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, देखो इस एसएचएम को हमें अलग से नहीं पढ़ना, बस एनालॉजी देखनी है कि कैसे क्या क्या काम लीनियर में होता है, उस हिसाब से एंगुलर में क्या क्या होगा, समझ रहे हो। तो लीनियर के अंदर हमारी डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन होती है, y = a sin ω t, राइट है। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा F = ky लिखो अगर y की टर्म में ले रहे हो तो, राइट ना। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, थीटा = ये क्या a, क्या ये a इसी y की पीक वैल्यू है, सही बात है। तो यहां पर भी मैं एक पीक वैल्यू लिख रहा हूं जिसे बोल रहा हूं थीटा नॉट, दिस इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है ये, राइट है। और साथ में आ जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। और अगर कोई इनिशियल फेज है तो इन्होंने उस इनिशियल फेज को ले रखा है डेल्टा,
याद करो इनिशियल फेज की भी बात करी थी इसमें कि +5 हो सकता है, याद है? अच्छी बात है। तो बस ये रोटेशन में चल रहा है हिसाब किताब, राइट। और क्या क्या बताएं? प्लस में लिखा है डेल्टा, दिस इज इनिशियल फेज। जरूरी नहीं है ना, जैसे मान लो कि जब मैंने बॉडी पे टॉर्क लगाया तो वो थोड़ी सी पहले से ऐंठी हुई थी, मतलब हल्का एंगुलर डेविएशन उसमें स्टार्टिंग से ही था, समझ रहे हो? तो वो है ये डेल्टा, उसके बाद से हमने टॉर्क लगाना चालू किया है, राइट है? मैक्सिमम क्या नहीं हो सकता? 2 पाई। ये कोई बात हुई? कितना ही हो सकता है वो, तो वो डिपेंड करता है कितना टॉर्क लगा रहे हो आप। अरे ज़्यादा भी हो सकता है। 2 पाई का मतलब क्या हो गया? एक साइकिल घुमा दिया आपने, मैं उसे 2 साइकिल घुमाऊंगा, ले 4 पाई हो गया। नहीं आई बात समझ में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितनी दे रहे हैं वो तो अपने ऊपर है, पर हाँ लेकिन सीमा में रह के देना होता है। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम वैलिड नहीं होता, छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना? अरे समझ रहे हो? वापस वापस आ जाओ। क्या ये लिख रहे हैं कि जो अल्फा है वो τ/i है? हाँ तो हमें पता है। अरे भाई जब a F/m होता है, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है ना उसमें, तो ये क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर फोर्स। और रोटेशन में आपको पता है मास का रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। अरे हाँ या ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली वही रोल प्ले करता है जो लीनियर मोशन के अंदर मास प्ले करता है, जानते हैं ना आप? अद्भुत हैं आप। और क्या कह रहा है ये? और कुछ नहीं, टाउ की वैल्यू रखी हुई है, तो -c(θ/i), ये भी एक अल्फा निकालने का फॉर्मूला आ गया। जैसे यहां पर अगर मैं a को क्या लिख दूं, -k(y/m). ओके, और कह रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है वो dθ/dt से निकाल लो, जैसे हमने इसमें निकाला था, याद करो, वेलोसिटी को dy/dt से, राइट है? तो फॉर्मूला आया था हमारा a sin ωt, और इसको कहा था दिस इज पीक वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, राइट? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, अगर ये 1 हो गई तो v की वैल्यू v0 के बराबर हो जाएगी, अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा ये, राइट है? वैसे ही d/dt ऑफ थीटा क्या है? θ0 sin ωt। बोलो, θ0 इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, वो तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दो। sin ωt का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें पता ही है, अबे बोलो, ओमेगा sin ωt, ये हमारा राइट नहीं है? हाँ बोलना। एंड दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, ठीक है? बोलो, याद करो इसमें हमने निकाला था एक्सेलरेशन भी, निकाला था एक्सेलरेशन हमने, दोबारा से इसको इंटीग्रेट किया था, ये आया था माइनस में a ω² cos ωt। अरे ओ, ये आया था cos ωt, ये आया था sin ωt। ऐसे कैसे भूल सकते हैं आप लोग? बोला था आपने, बिल्कुल है। ये तो हमारे प्रीवियस स्टेप्स हैं, ये तो आने चाहिए आपको, तो उसी से बस कंपेयर करवा रहा हूं मैं, ये सही बात नहीं है? यहां पर एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी? -a ω², एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड, राइट है? तो यहां पर भी एक्सेलरेशन मतलब व्हाट? अल्फा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा dω/dt को, और जब आप करोगे तो रिजल्ट आएगा -θ/ω², एक मिनट, sin ωt नहीं, हाँ मैंने भी सुना था, बोला था इसने,
कौन करे बहस? अब साइन ही आएगा क्योंकि वेलोसिटी में कॉस आना था। जहां चेंज करवाना चाहिए वहां करवाया नहीं, जहां नहीं करवाना है वहां करवा दो तुम। सही है। और ये अल्फा की पीक वैल्यू होगी विच इज अल्फा नॉट। समझ गए? तो एंगुलर एसएचएम के अंदर रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वेशन ऑफ एसएचएम, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की कहानी ये है। फटाफट से ये एनालॉजी लिख लें, फिर आगे बढ़ेंगे।